टॉपिक आसान हो जिससे कि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। इसके अलावा जैसे संघ आप लोग पढ़ रहे थे 100 तक है, तो भारतीय संघ वगैरह है उसमें, ठीक है। अब वो तो काफ़ी लंबा है, वो कवर हो जाना चाहिए था। आधी क्लासेस कवर हो चुकी हैं, यहाँ से सुन लीजिए आप लोग। 50% क्लासेज जो है 50-52 क्लासेस थी, मुझे लगता है 23-24-25 क्लासेस खत्म हो गई, तो बचिए 20। तो 20 क्लासेज में ऐसा ऐसा पढ़ लो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्लास में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ोगे तो थोड़ा काम आ जाएगा, ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं भाग 16 भारतीय संविधान का, जिसमें आर्टिकल 300 से लेकर के 342 का तक के बारे में दिया गया। ये आर्टिकल कहता है, ठीक है, इसमें कहा गया है भाग 16 जो है ये आपको बताता क्या है कि जो हमारे संविधान में आप लोग देखते होंगे जब कोई वैकेंसी आती होगी तो उस वैकेंसी में लिखा होता होगा एक जनरल कैटेगरी होती होगी, आरक्षित जिसे कहते हैं आप, ठीक। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, ये रिजर्व सीटें होती हैं। आरक्षित आप लोगों को मिला होगा कि आरक्षण की व्यवस्था में पूरी तरह से प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये प्रावधान कैसे किया गया, ऐसा क्यों हो जाता है कि लिख करके आ जाता है, ऐसा क्यों करते हैं बार बार कि अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रावधान मिल जाता है, अनुसूचित जातियों को मिलता है। आप लोगों ने अनुसूचियाँ पढ़ी होगी तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 पढ़ा होगा, ठीक है। अनुसूची 6 या अनुसूची 5 की पहले बात कर रहे हैं, तो अनुसूची 5 क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन से रिलेटेड उसमें है। और इसमें भी अनुसूचित जनजातियाँ कौन सी जनजातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ कहलाती हैं, कौन सी अनुसूचित जातियाँ कहलाती हैं। और चूंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो समाज है वो किस तरह से बटा हुआ है, कितने इसमें हिस्से हैं, और इनको आरक्षण का प्रावधान या इनके हितों के संरक्षण के लिए इनके हितों का कैसे संरक्षण किया जाए, उसके लिए विशेष उपबंध इन आर्टिकल्स के माध्यम से बताए गए हैं। इसमें आयोगों के गठन के बारे में है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इवन अभी पिछड़ा वर्ग भी हो गया है। आपने महिला आयोग सुनते ही होंगे, ठीक है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए पहले था, 2019 में समाप्त कर दिया गया। ये सब बातें हम लोग जानेंगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए क्या व्यवस्थाएं थी। तो कुछ विशेष उपबंध है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एक सामान्य नागरिक होने के साथ साथ यूपीएससी का विद्यार्थी होने के नाते आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो इस नाते हम ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएँ और उनके हितों को लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान किया गया है, क्योंकि हमारा देश चलता कैसे है बच्चों, संविधान के आधार पर चलता है, ठीक है। जैसे हमारी स्कूल की वेल होती है वो उसी के हिसाब से स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। ये वेल इस सब्जेक्ट की है, ये वेल इस सब्जेक्ट की है, ये लंच की वेल है, और ये क्लास ओवर, सारी क्लासेज ओवर होने की वेल है। तो वो क्या होता है, विद्यालय का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम होता रहा। उसी तरह से भारतीय संविधान जो होता है, जो हमारे इलेक्ट होकर के चुन करके जो हमारे प्रतिनिधि आते हैं, चाहे वो संघ में हो और चाहे वो हमारे राज्यों में हो। जानते हैं भारत संघ है, संघीय राष्ट्र है। संघीय राष्ट्र में ऐसी व्यवस्था होती है बच्चों कि जहाँ पर दो स्तर की सरकारें होती हैं और जनता पे दो सरकारों का गवर्नेंस होता है। जनता पर दो सरकारों का गवर्नेंस होता है, यानी गवर्न करती है दो सरकार। एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, कुछ उसके पास राज्य सूची के विषय होते हैं, उस पर वो चुन करके आती है और उस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, संविधान बनाती है या नियम कानून बनाती है। और कुछ होती है संघ सूची के विषय, जिस पर क्या होता है, केवल और केवल केंद्र सरकार यानी मोदी जी की सरकार इस समय जो वर्तमान में है वो हमारे लिए कानून बनाती है। जैसे अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा, 2 दिन पहले ही अभी संसद में आया है कि जो CRPC है, IPC है, ये सब बदल दिए गए थे, अंग्रेजों के जमाने के थे। तो आप देख रहे हैं कानून में परिवर्तन किया जा रहा है। अपडेटेड आप बिल्कुल न्यूज में सुन रहे हैं कि कुछ बदल दिया गया। CRPC अगर मान लो आप नहीं जानते हो तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है वो नहीं जानते हो, तो वो चीज़ें बदल दी जा रही है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, परिवर्तन कर दिया जा रहा है, बदला जा रहा है। तो हमारा संविधान में हमारे कैसे परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन का क्यों जरूरी है, ये तेज बात ना बेटा, बात करना बहुत जरूरी है। तो क्यों जरूरी है या कितने तक हम परिवर्तन कर सकते हैं, कितना हमारा उसमें परिवर्तन का अधिकार है, हमारा मीन सरकार। क्योंकि जो जनता से चुन करके प्रतिनिधि हमारे जाते हैं पार्लियामेंट में, चाहे स्टेट पार्लियामेंट हो या सेंट्रल पार्लियामेंट हो, वो जब चुन करके जाते हैं तो उनका एक दायरा है, उस दायरे के तहत ही वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं।
और जब संशोधन करते हैं तो इन वर्गों के लिए क्या कर सकते हैं संशोधन, या क्या इनके लिए फैसिलिटीज है, किस तरह का इनको संरक्षण दिया गया है, इनके लिए आयोग गठित किया गया है। तो आयोग का काम क्या है, क्या काम करता है आयोग, कैसे इनका संरक्षण प्रदान करता है। आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, या इनके और जो सदस्य होते हैं, वर्तमान में तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य हैं, लेकिन पहले वाले में जो हुआ करता था एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन तब SC ST दोनों आयोग एक हुआ करता था। तो कैसे कैसे क्रिया विधि हुई और कैसे कैसे ये बटा, ये तमाम सारी चीज़ें हम लोग आज के दौर में शुरू करेंगे, आज से देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों की भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 के मध्य में ये बातें उल्लिखित की गई हैं। और इस टॉपिक का जो आपका नाम है वो टॉपिक है भारतीय संविधान में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रोविजन और विशेष प्रावधान। तो भारतीय संविधान द्वारा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, क्या होगा इसका, कुछ वर्गों के लिए भारतीय विशेष उपबंध, कहाँ पर, संविधान विशेष उपबंध। अब देखिए विशेष वर्ग होता कौन कौन सा है, तो ये देखिए SC वर्ग है, ST वर्ग है। अभी तो NCBC का नाम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, NCBC नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, OBC का नाम यहाँ सुने हो। OBC जो होती है ना, इसके लिए आयोग गठित हुआ है, आयोग का जो नाम है NCBC, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पर NCBC, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय, कोई बच्चा आपको बताएगा आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं। अभी प्रोविजन खत्म हो गया, बाकी तो सभी बार सुनते होंगे, SC के बारे में सभी जानते होंगे, ST के बारे में सभी जानते होंगे, ये सब बहुत कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन फिर चर्चा करेंगे आंग्ल भारतीय समुदाय। कोई जानता है बच्चा इसमें, जो नहीं जानता बिल्कुल बात नहीं करेगा, शांति से बिल्कुल सुनिए बात को, थोड़ी देर में लेक्चर खत्म हो जाएगा अभी। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग कौन है, जो सीनियर बच्चे हैं बता पाएंगे कोई लोग, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग कौन है। देश आजाद हुआ था तो जो नहीं जा पाए, मतलब तो यहाँ पे रह गए, उनके जो वंशज होते हैं वही आंग्ल भारतीय। अच्छा, जो बाहर नहीं जा पाए, वो ब्रिटेन नहीं जा पाए, वापस नहीं लौट पाए थे, जो यहीं पे रह गए विदेश अंग्रेज। क्या ये बात सही है? भारतीय नागरिक है, ध्यान से बाकी लोग सुनिए। अगर वह विदेशी महिला से शादी करता है तो उसके साथ जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो आंग्ल भारतीय होते। फिर से आप रिपीट करें सर। जो भारतीय यानी पुरुष है, वो अगर ब्रिटेन की कोई महिला या फिर विदेशी कोई महिला है उससे शादी करता है तो जो उससे बच्चे उत्पन्न होते हैं सर, वो आंग्ल भारतीय। और कोई कुछ और कोई बच्चा, विजय तुम बताओगे क्यों शर्मा रही है, याद नहीं है? नहीं है तो बड़ी जिल्लत की बात है हमारे आप दोनों की। और बताइए आप, बताइए। फिर मेरी क्लास में थोड़ा बेइज्जत होना पड़ेगा। यस सर। तैयार हैं? यस सर। बाकी लोग नहीं है क्या? होना पड़ेगा भाई, पढ़ के आइए, कुछ बन के जाइए। सरकार इतना करोड़ों का बजट अभी देखिए, पहले दिन कितने बड़े गणमान्य बड़े बड़े अधिकारी आए थे, सब बातें ढेर सारी हुई। तो क्रिया रूप कौन देख पाएगा? विद्यार्थी और शिक्षक, बाकी लोग सहयोगी। चलिए धीमी आवाज, ठीक है। तो कहने का है कि आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक बात है बेटा, बहुत बेसिक बात है। आप लोग अगर सहयोगात्मक बहुत अच्छे से मेहनत करके आओगे तो सब आ जाएगा। सभी शुरुआती दौर में कम आता है, लेकिन जो सीनियर उनको और पढ़ना चाहिए बेटा। तो बता रहा हूँ आंग्ल भारतीय कौन है? आए थे और उनके साथी को उनसे हाँ देखिए, बहुत सही बात है, उन्होंने बताया, बिल्कुल सही है। देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय क्या था, अंग्रेज यहाँ रहते थे, ठीक है। अंग्रेज यहाँ भारत में रहते थे, तो वो अपने परिवार के साथ, सभी अंग्रेज नहीं रहते थे यहाँ पे, पूरी फैमिली के साथ नहीं रहते थे। वहाँ पर तो आते थे वो, जैसे IAS IPS आप अधिकारियों को देखते हैं, कुछ महीनों में ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे ये ट्रांसफर हो जाते हैं, वैसे जितने भी बड़े बड़े पद थे गवर्नर के या लेफ्टिनेंट गवर्नर के या तमाम सारे जो बड़े बड़े पद हुआ करते थे अंग्रेजी कंपनी में, वो ऑलमोस्ट लोग विदेशी होते थे। तो वो आकर के यहाँ पर रहते थे। तो अब यहाँ पर रहने के कारण से बहुत सारे लोग ऐसा होता था परिवार से बहुत दूर रहते थे, तो वो अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे यहाँ पर, या कहीं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, एग्जैक्ट अगर जो बात समझे तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ से या प्रेम विवाह या जो भी आप नाम दें, आपके ऊपर डिपेंड है कि
क्या कहना चाहते हैं उसके लिए, वो कर लेते थे, यहाँ पर विवाह कर लेते थे। यानी महिला यहाँ की होती थी, पुरुष विदेश का होता था, वो यहाँ पे विवाह करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो सारे अंग्रेज चले गए यहाँ से छोड़ के, तो उनको भी जाना पड़ा। तो तथाकथित जो पत्नियाँ हुआ करती थी भारतीय, वो सब नहीं जा पाई, या कुछ गई होंगी, बहुत सारी नहीं जा पाई, मैक्सिमम नहीं जा पाई, तो वो यही रह गई। अब उनसे जन्मे जो बच्चे रहे वही एंग्लो इंडियन, ठीक है। अभी आपने देखा 2019 में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, मतलब इसको खत्म कर दिया कि एंग्लो इंडियन लोकसभा में आप दो सीटें आरक्षित हुआ करती थी, और हर विधानसभा में एक सीट, अगर राज्यपाल चाहे तो विधानसभा में एक सीट आरक्षित कर सकते थे उनके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, और लोकसभा में 2 सीटें अगर राष्ट्रपति को लगे कि प्रतिनिधित्व कम है या नहीं है तो प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 सीटें रिजर्व करता है। तो समझ में आई बात। तो एंग्लो इंडियन ये, तो उनके लिए भी विशेष प्रोविजन हमारे इस आर्टिकल में दिया गया है। इस अनुच्छेद को मैंने बताया, अनुच्छेद के नाम यहाँ याद रखिए 330 से लेकर 342 तक, क्लियर है ये आर्टिकल के माध्यम से बच्चों सारी बातें बताई गई हैं और कही गई हैं। तो थोड़ा सा आपको समझ में आया मेरी बात, समझ में आई कि क्या किया गया है। ओके, तो ये प्रोविजन किए गए हैं, किसके किसके लिए किए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान हमारे संविधान के लिए। और एक चीज़ और भी व्यवस्था आप जान लीजिए, जब ये प्रावधान किए गए कि भाई अब इनको ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर रिटर्न फॉर्मेट पे आ जाएंगे हम लोग कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो ऐसा है, एक एक को देखते हैं। पहले क्योंकि SC ST से शुरुआत, मैं SC की बात कर लूँ थोड़ा सा, तो SC क्या है, ये इसको आरक्षण की क्यों व्यवस्था देनी पड़ी, और ST को क्यों आरक्षण की देनी पड़ी, मतलब जो है विशेष उपबंध करने की क्या जरूरत पड़ी। आरक्षण की बात छोड़ दीजिए, वो बात में होगी। अभी यहाँ इनके लिए विशेष प्रावधान करने का क्या औचित्य रहा कि देखिए यहाँ जो समाज की मूल धारा में लोग रहते हैं, समाज की मूल धारा में कौन कौन लोग रहते हैं, जनरल रहता है, OBC रहता है और SC, ये मूल धारा के लोग हैं। ST जो है मूल धारा में नहीं है अभी, क्योंकि वो या तो जनजातियाँ होती हैं, वो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ रहते हैं कि जहाँ पर जंगल है, ठीक है, जंगलों के क्षेत्रों में रहते हैं, या बड़े दुर्गम इलाकों में वो लोग रहते हैं। तो मूल धारा, और जो सामान्य नागरिक हैं वो मूल धारा में रहते हैं, सामान्य जगहों पे रहते हैं। तो इनका कटाव एकाएक है, यानी कि इस एक अलग तरीके से इनकी लाइफ। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी जनजातियों के बारे में, जैसे एंटी जनजाति देखी थी कुछ दिन पहले, आपने 2-3 साल पहले सुना था कि एक अमेरिकी आया था और वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था ईसाई धर्म के बारे में, और एंटी जनजातियों ने उसको वहीं पे हत्या कर दी थी, उसको मार दिया था। तो ये मूल रूप से मूल धारा में नहीं रहते, बस इतना आपको समझना है कि मूल धारा के लोग नहीं है। सरकार इसी नाते इनको मूल धारा में लाने का प्रयास करती है, और इनको ये बताने का एहसास करती है कि भाई आप हमारे ही हो। जैसे परिवार के 4 बच्चे होते हैं, एक बहुत एडवांस है, दूसरा औसत एडवांस है, तीसरा बहुत कमज़ोर है, थोड़ा अपंग भी है, और थोड़ा वो मंदबुद्धि टाइप का भी एक तरह से कहिए है, तो घर में उसको सम्मान कहीं कहीं थोड़ा कम मिलेगा। मान लो आप 3 भाई हो, और 3 भाइयों में से एक भाई तो बाहर ही रहता है, विदेश मतलब जंगल में रहता है, वो वन में अपना रहता है, तो वो एक वंचित वर्ग हो गया, उसके लिए विशेष आरक्षण, उसको ST आप मान लो। बाकी 3 भाई आप रहते हो, एक बहुत ही तेज तर्राक है, बहुत तेज पढ़ने में है, वो जनरल कैटेगरी के हो गए, ठीक है, पिताजी की अच्छी संतान। दूसरे वाले बीच वाले हैं, मान लो जो थोड़े से ठीक भी हैं, थोड़े से नहीं भी ठीक हैं, और तीसरा जो है थोड़ा सा हमेशा उठपटांग काम करता रहे, एक तरह से आप समझो, तो उसको घर में क्या मिलेगी, कहीं न कहीं उपेक्षा मिल जाएगी 3 भाइयों की मत कि भाई तुम तो बेवकूफ़ आदमी हो, छोड़ो, या इस टाइप की चीज़ें हैं कि तुम्हारा ये। तो वर्ग में भी ऐसे समझने के लिए मैंने सिर्फ आपको बताया कि ऐसे समझ लेना आपको है। तो ये जो तीसरा व्यक्ति है वही SC, तो सरकार चाहती है कि इसको भी संरक्षण मिले और इसके हितों का भी संरक्षण हो। बड़े 2 भाई जो उसके हैं वो इनके साथ कोई भेदभाव उस तरह से न कर पावे। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो एक आयोग है इनके हितों के संरक्षण के लिए, इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन किए गए हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं, उनको ये दिलाने का प्रयास करें। बात समझ रहे हैं आप लोग। जैसे 3 ऐसे कैटेगरी मान लीजिए, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे, दूसरे यहाँ पे, तीसरे में कम है, अपेक्षित है इसके, ठीक है। तो इसी तरह की कैटेगरीज हैं। अब इसमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं, किन हितों को रक्षा करने की बात कही गई है, ठीक है, यही सब सारी चीज़ें इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई शोषण होता है, किसी तरह की कोई परेशानी तकलीफ होती है, तो आयोग उसको संज्ञान में लेकर के उसको मोटिवेट करेगा। जैसे अभी आपने देखा मणिपुर में हिंसा हुई, बहुत आप
कुकी और मैत्री संविधान में बहुत तेज से खींचतान चल रही है ना, और इसी दरमियान महिलाओं के साथ कुछ अभद्रता हुई वहाँ पे आपने देखा है। तो वहाँ पर क्या हुआ, महिला आयोग सक्रिय होकर के उसमें जा करके कौन पालीवाल मैडम है, युवा लेडी हैं, वो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं या उससे संबंधित कुछ हैं, तो वो देख रहे थे आप एयरपोर्ट पे जाकर के बड़ी प्रखरता के साथ बात करते थे, यानी महिलाओं के हितों को लेकर के वो सजग हुए। उसी तरह से एससी वर्ग के लिए आयोग के हितों का अगर कुछ दुरुपयोग होगा तो उसके लिए आयोग गठित किया गया है, एक कमीशन है, ठीक है। जो कमीशन का अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री के इक्विवेलेंट होता है, और जो उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्य मंत्री के बराबर, मतलब उपाध्यक्ष जो होते हैं राज्य मंत्री के बराबर का उनका दर्जा होता है, और बाकी जो 3 सदस्य होते हैं वो सचिव स्तर के होते हैं। यानी इनके जो कमीशन के जो सदस्य होते हैं वो न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, इनके शोषण या इनके खिलाफ जो भी हिंसा या इस तरह की जो भी चीज़ें हों उनको प्रोटेक्ट करते हैं। महिला आयोग के सदस्य क्या करती हैं, महिलाओं को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, उनको न्याय दिलाने के लिए भरसक मदद करती हैं। बात समझ रहे हैं आप लोगों हमारी? तो ये वर्ग भी है, इनके हितों को संरक्षण करने के लिए आयोग का गठन किया गया। किस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात कही गई है वो एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछता है और डिटेल में भी आपको पूछते हैं। तो थोड़ा सा तथ्य ले लेते हैं, फिर चर्चा नहीं करते रहेंगे, वरना लेक्चर में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी हमारी। तो चलिए थोड़ा सा लिखते हैं, इसमें हेडिंग कर लिया होगा आप लोगों ने, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। देखिए इसमें भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत के सभी नागरिकों के लिए प्रियम्बल किसको किसको याद है बेटा इसमें? बहुत अच्छी बात है, सभी लोग जिसको नहीं याद है वो प्रियम्बल याद कर लेगा, ठीक है। मैं किसी दिन क्लास में किसी बच्चे से पूछ सकता हूँ, 2 और 3 डेज का टाइम है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ी तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कह रहा है। तो ये जो वर्ग है ना, इनके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जैसे मान लो किसी के साथ जातीय आधार पर आप भेदभाव करें, है ना, तो ये सामाजिक न्याय नहीं हुआ। तो भारतीय संविधान क्या कह रहा है उद्देशिका? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, यानी सबको इस तरह का सामाजिक न्याय सबके साथ होना चाहिए। मान लो किसी के साथ इस तरह का भेदभाव हुआ, जैसे अभी आपने देखा कुछ दिन पहले केरला में एक मंदिर था, वहाँ पर क्या महिलाओं को प्रतिबंधित था, प्रवेश वर्जित था, पढ़ा था, सुना था कहीं? तो वो था क्या, यानी महिलाओं ने उस पर बड़ा विरोध किया कि भाई हम क्यों नहीं जा सकते वहाँ, हम अछूत हैं क्या? ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सी व्यवस्था है, ऐसा कौन सा मंदिर, ऐसा कौन सा ये वो, कि मतलब हमको एक समाज की, मतलब आपका हमारा संविधान कहता है ना कि किसी को धर्म, लिंग किसी के आधार पर, तमाम सारे आधारों पर हमको वंचित नहीं किया जा सकता है समानता के अधिकार में, क्यों? यस सर। तो उसमें कहता है कि समानता के अधिकार में कहीं पे भी आर्टिकल 15 हमारा बताता है कि शोषण नहीं हो सकता, तो महिलाएं चली गई कोर्ट, और न्यायालय ने फिर आदेश दिया कि नहीं भाई महिलाओं को आप रोक नहीं सकते हो मंदिर में जाने से। उसमें यह था 14 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिबंधित था कुछ। तो ये भी पढ़ रहा है क्या? अरे भाई चलो बाद में क्लास और वाली बात करते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी, इसी आधार पर, देखो समझो, सामाजिक जो न्याय था ये नहीं हो रहा। महिलाओं को, महिला का एक बार, जैसे बहुत सारे वर्ग में महिलाएं हैं, उन्होंने तो अडॉप्ट कर लिया कि भाई ठीक है ये नियम है मंदिर का या किसी का, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ महिलाएं क्रांतिकारी विचारधारा की होती है, तो उन्होंने क्रांति कर दी। ये कौन सा सिस्टम? कोर्ट कचहरी हो गया, कोर्ट में गया तो फिर वही हमारा देश किसी सिस्टम से चलता है तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। मतलब कुछ भी हो जाए, संविधानिक हो, सरकारी सारे काम कानूनी होंगे, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कागज में सब पढ़ाई, ठीक है। तो सारा सिस्टम हमारा उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर वे में गौर करता रहता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत होती है भाई, देखो इंसान कुछ भी हो, कहीं हो, कानूनी तौर से आपको सही होना चाहिए। आप सही हो नहीं हो ये मैटर कम करता है, लेकिन अब कानूनी तौर से अगर सही हो तो सब सही। जैसे आपको किसी ने आपको मारा और आपको उत्तेजित किया, आप बहुत पहलवान, बहुत मजबूत आदमी हैं, आपने उसको बहुत मार दिया, तो गलती किसकी थी? उसकी थी ना, अगर नियम का देखा जाए। लेकिन अब आप चूंकि मजबूत हैं आप, तो
तो आपने बहुत मार दिया उसको, राशन निकाल और दिया। वो ऐसे ऐसे आपको मार रहा है मान लो, और आपने ऐसे ही से मार दिया उसको, दोषी कौन हो गया? राइफल निकाल लिया सर। नहीं बोलो, उस बात की बहुत बड़ी बात आपने कर दी, मतलब आपने ऐसा कर दिया, तोड़ ताड़ दिया उसके हाथ पैर को, हैं? तो गलती किसकी? गलती आपकी हो गई, तो आपने मार दिया, कोई तो जिद करेगा तो आप मार दोगे उसको, बात समझ रहे हो? तो उसकी गलती इतनी, अब कानून क्या कहता है, इतनी गलती तो उसको इतनी सजा, और आपने हाथ पैर भी तोड़ दिया तो 4-6 धाराएं अलग से आपके ऊपर, और आप कहते रहते कि हम नहीं साथ लड़ाई किए, इन्होंने हमको उत्तेजित किया, और उत्तेजना बस हमने तलवार चला दी अपनी। तो हमको मालूम क्या होना चाहिए, हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, हमको अपने संविधान की जानकारी, अब मैं बात क्यों कर रहा हूँ इस पर, हमें मालूम होना चाहिए कि संवैधानिक संरक्षण किसको प्राप्त है या किसको कैसी सुविधाएं प्रदान हो, ठीक है? जैसे हमारे मम्मी पापा हमको मारे, उल्टा सीधा बोले, बात समझिएगा, तो हम उसको न्यायालय में नहीं ले जाते, लेकिन एक समय के बाद जब वही मारने पीटने लगते हैं तो हम न्यायालय लेके चले जाते हैं उन्हीं को। जब छोटे रहते हैं तो कभी कभी बहुत ढंग से पीट देते हैं, आपने पहले देखा होगा तो दौर बदल गया मार पिटाई का, पहले दौर हुआ करता था, बहुत मार खा जाते थे, उतनी ही मार वही पिता अपने यंग बेटे को अगर मार दे तो वो पुलिस केस हो जाएगा, वो पुलिस केस हो जाएगा, यानी न्याय के दायरे में आ जाएंगे और फिर दंड हो जाएगा। आपको समझना क्या है, बात का लॉजिक ये है कि हमारा जो संविधान कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, तो राजनीतिक न्याय वगैरह में देखेंगे तो सबको आरक्षण मिला हुआ है संविधान में, आप देखेंगे आरक्षण के तहत ये प्रावधान किया गया है कि इतनी सीटें एससी के लिए, इतनी सीटें एसटी के लिए, है ना, 84 सीटें है ना एससी के लिए है, और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो राजनीतिक न्याय है भाई, किनको मिलना चाहिए, ये इस तरह के वर्ग के लोग हैं जिनको अपने संरक्षण के लिए वहाँ इतनी सीटें मिलनी चाहिए, ठीक है? महिलाओं के लिए बातचीत चल रही है, इतना होगा 30% होगा, 40 पंचायतों में लागू है 50% आरक्षण हो जाएगा। अब तो महिलाओं का भाई कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि महिलाएं 50% है, और महिलाएं जब 50% है तो सरकार का पूरा रुझान है कि महिलाओं को वेटेज दो, क्योंकि बहुत हो गया जातीय आधार पर, बहुत हो गया सांप्रदायिक आधार पर राजनीति, अब राजनीति होगी महिला बनाम पुरुष, क्योंकि महिलाएं कितनी हैं? पहले राजनीति होती थी टोटल जनसंख्या के परसेंटेज पे, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था पहले, तो महिलाओं को माना जाता था एक पुरुष एक महिला फ्री है, मतलब समझो वोट एक पुरुष जैसे है, उसके बाद उनकी पत्नी जिसे वो पुरुष देगा उसको पत्नी भी देगी। अभी महिलाएं सब शिक्षित हो चुकी हैं, तो अब राजनीति करते हैं क्या, महिला बनाम पुरुष, यानी 50% की राजनीति होती है। इसी नाते महिलाओं को देखिए, आपको सारी चीजें स्कूटी फ्री मिल रहा होगा, और तमाम सारी सरकारें आगे देंगी भी, आने वाली भी सरकारें देंगी, आरक्षण, तमाम सारी फैसिलिटीज की जो व्यवस्था होती है, लड़कियों को प्रोटेक्शन, उसकी शिक्षा, आप देखिए स्कूलिंग बहुत फ्री होती है बच्चियों की, 10th तक की 12th तक की शिक्षा पूरी फ्री है, स्कूटी पास होने पर स्कूटी वगैरह भी देने की बहुत सारे राज्यों में प्रावधान किए गए हैं, लैपटॉप या टैबलेट इस तरह की सुविधाएं दी जा रही है। यानी क्या पॉलिटिक्स महिलाओं की अभी तक हो रही थी, क्या ये वर्गों की पॉलिटिक्स हो रही थी, अभी पॉलिटिक्स में अब समानता, क्योंकि अब पढ़ लिख करके सारी महिलाएं लगभग करीब में शिक्षित हो चुकी हैं, तो इनको अब संरक्षण और तमाम सारे प्रावधान आगे के दौर में दिए जाएंगे, जो कि आपने देखा होगा कि इस दौर में मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं को लेकर के 3 तलाक का मुद्दा जो था सोशल में, उसमें गवर्नमेंट ने काफी कवर किया। तो हम लोगों को देखना है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को, पिछड़ा वर्ग को और एंग्लो इंडियन को क्या प्रोविजन किए गए, कैसे कैसे सुधार किए गए हैं। हमारा संविधान की उद्देशिका की मैंने बात की, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हो रही है। यहाँ जब बात होगी तो सामाजिक रूप से, जो मैंने अभी बताया, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हमारे लोग हैं उनको मूलधारा में लाना, उनको मूल रूप से एक समान करने का प्रयास करना, उनके हितों का संरक्षण करना। कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन का ये मोटिव है कि उनके हितों का संरक्षण। भारतीय संविधान ये देता था कि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, कहीं भी अगर पैदा हुआ है और वह संरक्षित वर्ग है तो उसको संरक्षण देता। क्या समझ रहे हैं? आदिवासी के हम लोग पैदा हो गए तो आदिवासी का संरक्षण हमको मिल जाएगा, एससी के यहाँ पैदा हुए तो एससी का संरक्षण प्राप्त है, जनरल के यहाँ है तो जो भी उनकी फैसिलिटीज हैं वो सुविधाएं हमको प्राप्त है। तो सामाजिक रूप से जो हमारा स्टेटस है या जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारा प्रॉपर वे
वे में वर्क करती है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को ही मैंने अभी जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये भारतीय नागरिकों को सबको पता होना चाहिए कि करना क्या है, कैसे पॉलिसी काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या क्या उपबंध किए गए हैं और किन किन आर्टिकल्स के माध्यम से किनको संरक्षण दिया गया है, किन के खिलाफ हमें बोलना चाहिए, किन के खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए, अगर हम बोल रहे हैं तो हमें क्या प्रोविजन किए गए हैं और क्या नहीं प्रोविजन किए गए, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता रहेंगी तो हम कानूनी दायरे से बचे रहेंगे। राजनीतिक न्याय मामला रहेगा तो महिलाओं को दे दिया जाएगा, सपोज है, इसके बाद जो नेता और जो पत्नी को लड़ाएगा तो उसको कैसे आरक्षण मिलेगा महिलाओं को? नहीं देखिए, हर आदमी नेता नहीं है ना, वो देखिए अंदर की बात आप कर रहे हो, वो इसी नाते तो उठाया जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं आगे चल करके फिर आगे हो जाएंगी कि नेता मैं हूँ कि तुम हो। वो बात ये से आप बता रहे हैं, मान लीजिए जो आरक्षण जो अभी भी आरक्षित सीटें होती हैं वहाँ जो प्रचार करवा अपनी माता को लड़ा देता है, पत्नी को लड़ा देता है, बहन को लड़ा देता है, तो महिलाएं कभी तो आगे नहीं आ पा रही हैं, पीछे अरे इतना तो आगे हुई भाई की घर में ही रहती थी पहले, हाँ बाहर तो आई, फोटो आपने देखी उनकी, उसके पहले फोटो नहीं देख पाते थे जिंदगी खत्म हो जाती, फोटो देख ली कम से कम। नहीं तो उस ऐसा प्रावधान है कि देखो सामाजिक रूप से कोई चीज़ ऐसे नहीं बदल जाती। अब क्लास में मान लो बहुत सारे लोग अब मारने आते हैं, मान लो अब मेरे कहने से कोई पढ़ने लगेगा क्या? लेकिन मेरे अच्छे पढ़ाने से धीरे धीरे पढ़ने लगेगा, कुछ तो सुनेगा कि अच्छे बात बताते, अच्छा पढ़ाते, पढ़ लो यार, अच्छे टीचर है। तो सुधार धीरे धीरे सामाजिक रूप से महिलाओं की जो स्थिति रही है 1920 के बाद में भारत में भी उनको मतदान का अधिकार मिला, तो ये बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत उपेक्षित है। आप भी अपनी बहन को पढ़ाने में, अपनी पत्नी को पढ़ाने में, आज रोजगार का दौर आ गया तो आप थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। पहले क्या था, लड़कियों को नहीं पढ़ाने का कोई ट्रेंड था, बहुत कम पढ़ाते थे, जो लोग पढ़ाते थे उनको माना जाता था कि तमाम तारी भ्रांतियाँ थी। आज तो सभी लोग उत्तेजना के साथ आते हैं कि अपनी बहन को पढ़ा ले, अपनी बेटी को पढ़ा ले। तो सामाजिक ये सिस्टम है, धीरे धीरे सुधरेगा, ये किसी कानून से नहीं सुधर सकता। कानून से सुधरना होता तो जब देश आज़ाद हुआ 75 वर्ष पूरे हो गए हमारे, है ना, अगला स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने वाले हैं कल। तो ये देखो भाई, ये सोच कर होता है, किसी के कह देने से नहीं होता है ना, किसी के अभी किसी कह देने से होगा। तो ये चीजें हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है, क्या बदल नहीं सकते इसको। तो इस तरह का कुछ प्रावधान कर जाओ, ये सिस्टम है समाज में। जब लोग जागरूक होंगे तब चलो बात ये कौन समझा सकता है? आप बताइए, इस विचारधारा को आप समझा पाओगे? आप नहीं समझा सकते किसी को। समय के साथ चीजें सुधरती, कुछ लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, लेकिन आपको समझना क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कुछ समझ में आए ना, संविधान समझ लो। इस नाते सभी पॉलिटिशियंस, राजनेता LLB जरूर करता है। आप बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, ऑलमोस्ट लोग LLB होंगे। क्यों? कहाँ क्या बोलना, कहाँ क्या नहीं बोलना नहीं जानोगे तो बोल जाओगे उत्तेजना में। जैसे 2000 लोग आपके भीड़ में आ गए, एक्साइटमेंट में आपने अतिउत्साह में ऐसा बोल दिया कि जो कानूनी दायरे के बाहर हो गया। जैसे अभी माननीय राहुल गांधी महोदय को आपने देखा, अब क्या हुआ, जेल हो गई, 2 साल की सजा हो गई, सजा चली गई। नहीं मालूम रहेगा तो कुछ भी बोल जाओगे ना। अब आजकल तो वो मीडिया जमाना है, कोई मुकदमा कर देगा आपके खिलाफ। अब तो सरकार ने 0 FIR की व्यवस्था कर दी। तो मुंबई में घटना हो, बस्ती में FIR करा लो, समझ रहे बात को? 0 FIR हो रहा है। 0 FIR मतलब समझते क्या होता है? कहीं भी कभी भी दर्ज करा दो FIR, 0 FIR, उसकी रिपोर्ट, तमाम सारा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, पुरस्कृत किया जाएगा। धन्यवाद आपने FIR कराया। भाई मैंने न्यूज़ में यही सुना, तो धन्यवाद कहेंगे क्या कहेंगे तो अलग बात है। जाके सर्टिफिकेट देना होगा FIR या जो भी चीज़ें होंगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आप अपने आप को बहुत गर्मानी महसूस करेंगे। जैसे पहले होता था, जाते थे FIR होता ही नहीं था, ये दौड़ा रहे हैं, वो दौड़ा रहे हैं। अब अधिकारी, संबंधित अधिकारी आपको जाएगा, सूचना देगा और आपके उसको वो प्रशस्ति पत्र देगा, ये लीजिए आपका प्रशस्ति पत्र, आपने जो ये काम करा है इसकी जांच होगी, जो संज्ञान आएगा मैटर आगे सामने, उस हिसाब से कर। धीरे धीरे आगे के दौर में, अभी तो इतना बदला है, आने वाले 100 सालों में, 50 सालों में और भी बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है, सामाजिक न्याय के आधार पर इन वर्गों को विशेष प्रावधान किया गया है। वो बातें चलो लिखिए।
तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक बात नहीं बेटा, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। इसी का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान के स्पीड के साथ लिखेंगे बेटा, थोड़ा कवर नहीं करेगा, आगे छोड़ के आगे लिख लो, फिर बात लिखेंगे। इसी के अनुसरण के क्रम में या इसी का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 330 से 342 क के तहत 330 से 342 क के तहत एससी, इसी को हिंदी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे अनुसूचित जाति, और एसटी जो है अनुसूचित जनजाति। तो बस सीधे आपको एससी एसटी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे के तहत एससी कामा एसटी कामा अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़े वर्गों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। उपबंध किए गए हैं। आगे लिखिए इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 विशेष वर्गों के लिए परिभाषा खंड है। विशेष वर्गों की परिभाषा लिखी गई है उसमें। विशेष वर्गों के लिए परिभाषा खंड है। परिभाषा मतलब समझते हो बेटा? परिभाषा मतलब संज्ञा का नाम सुना है, तो नाम और संज्ञा है, तो सबका नाम है सर्वनाम है। पढ़े हो? नाम जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? बचपन से पढ़े भी नहीं पढ़े यार? क्या होता है? देखो जो भी किसी चीज का नाम है वो सभी क्या है? तो सीधा समझ लो। अब इसी से रिलेटेड है, अनुच्छेद बात कर रहा हूं मैं 366 की। ध्यान रख लो क्या है? परिभाषा है। अब परिभाषा मैंने शुरुआत की संज्ञा से। बता देता हूँ आपको हिंदी का। संज्ञा क्या है? जितने लोग कोई भी चीज जब बुलाई जाती है तो उसका नाम रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? जितना यहाँ लोग हो, जैसे तुम लोग बुलाना हो तो क्या होगा? नाम होगा। नाम मतलब संज्ञा। जो तुम लोग यूज कर रहे हो बेटा सर्वनाम नहीं है, उसका भी सब नाम संज्ञा है। जितने कपड़े पहने हो, जितना टोपा ओपा लगा है, जितना पंखी उंखी लगी है, जितना खिड़की दरवाजा है, कुर्सी मेज है, जहाँ प्रांगण में बैठे हो, जिस जिले में बैठे हो, जिस प्रदेश में बैठे हो, जिस देश में बैठे हो, जितनी भी नदियाँ हैं, कुछ भी हैं, जितने को आप बुला सकते हो, जिनको बुलाने के लिए कोई शब्द है, नाम है जो, वो सभी क्या है? संज्ञा है। यानी संज्ञा मीन्स नाम। जो कोई नाम है वो संज्ञा है, जिसको आप बुला सकते हो, क्योंकि सबका नाम करना ही पड़ेगा। जो नहीं जानते उसका जो कोई नाम रखा जाएगा वो भी संज्ञा है। जिसका नाम है वो संज्ञा है, और जो सभी का नाम है सर्वनाम है। जो सभी का नाम है सर्वनाम। जैसे मैं किसी को इशारा करूं ऐसे, तो ऐसे में डिप्लोमेटिक इशारा कर दिया तो आप क्या कहोगे? अपने लिए क्या बोलोगे? मैं इधर कर दे तो मैं ये तो कहोगे भैया, कुछ और कहोगे या अपना नाम लेके कहोगे कि ये समथिंग ये बोलोगे ना?
कहा ऐसे तो सभी लोग जो अपने लिए यूज कर रहे हैं, जो सभी अपने लिए यूज करते हैं, तो मैं एक नाम हो गया। दूसरों के लिए सब लोग क्या यूज करते हैं? तुम, ये सब सर्वनाम। तो ऐसा जो भी नाम होगा, ज्यादा कोई रटने की जरूरत नहीं है, जो भी नाम होगा जो सभी अपने लिए यूज करते होंगे सर्वनाम। समझे? तो यहाँ पर जो परिभाषा खंड दिया गया है, इसमें बहुत सारे सभी की परिभाषा लिखी है। एससी कौन है तो परिभाषा लो, इतना बड़ा ये है एससी, ये ले लो। एसटी कौन है तो ये है परिभाषा, ले लो एसटी। परिभाषा है भाई, ऐसे थोड़े बनाओ कि हम सब लग रहे हैं एसटी। भाई लेना हो वाला सुविधा तो लग रहा है कि सर हमारा मन कर रहा है कि हम भी एसटी हो जाए सर। तो बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स क्या करता है बेटा ना, कुछ जातियां ओबीसी कहीं जनरल है कहीं एससी। जैसे मोदी जी को हमेशा कहते हो ना, मुझे गाली दी जाती है, मैं पिछड़े वर्ग कम्युनिटी का हूँ और मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। सुना है ना? एक बस्ती में भी चले जाइए, मोदी लोग तमाम सारे हैं यहाँ पे। ये बस्ती के मोदी क्या ओबीसी है कि जनरल है? स्टेट्स में देखो, मेरा बात किसी पे है नहीं, बात इस पे है। मेरा है कि ये जो मोदी है सर ने, यानी ओबीसी, कहीं ओबीसी है कहीं जनरल है, कहीं ओबीसी है कहीं जनरल है। तो कुछ जातियां जो यहाँ पर एससी हैं, कोई जरूरी नहीं कि अगले स्टेट में एससी हो, कहीं ओबीसी हो सकती हैं। तो उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर, ध्यान से सुनते जाओ, सामाजिक स्थिति के आधार पर कहीं पर रखा जाता है एससी में और कहीं पर एससी में नहीं रखा जाता। समझ रहे हो? जैसे अभी ओम प्रकाश राजभर महोदय, वो क्या चले आए किसमें, भाजपा पार्टी में ना, इसके पहले सपा में थे। अब मैं बात उनकी क्यों कर रहा हूँ, वो मेरे प्रिय नहीं है। उनका मुद्दा क्या है कि जिन जातियों का उनकी ओर राजनीति करते हैं वोट बैंक, वो उनकी डिमांड ये है कि हमारे वर्ग के लोगों को अनुसूचित जाति में दर्जा दिलाओ। वो बात क्या करते हैं कि हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो समुदाय है, ये बड़ा उपेक्षित है, बड़ा दुखी है, और हम इसकी राजनीति करते हैं, तो हमारे वाले को वो वाला कर दो, जैसे सुविधा हो, एससी वाला कर दो। तो ये इसकी राजनीति करते हैं कि भाई हमारा वाला है तो उसको एससी कर दो। सरकारें भी करती है, ऐसे शासनादेश जारी करेगी कि फला 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 37 जातियाँ आज से अनुसूचित जाति हुई, तो हाई कोर्ट चला जाता है, कोर्ट कहता है तत्काल प्रभाव से सरकार के इस आदेश पे रोक लगाई जाती है। सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने तो सुनेंगे आगे चल के। तो सरकार अपना करती है, सरकार संवैधानिक दायरे में करती है, जैसे सामाजिक आधार पर। तो जो परिभाषा खंड है बेटा, यहाँ पर सबको डिफाइन कर दिया गया है कौन होगा। अगर उस परिभाषा खंड में कोई आता है तो उसको जोड़ लिया जाएगा, उस परिभाषा से बाहर जाता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसा किसी की बाप की बपौती नहीं है कि हमारा ही है। वो सरकारें जो हमारा, देखिए हमारे कई सारे परिवार होते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा परिवार है वो केंद्रीय पार्लियामेंट है, संसद हमारा सबसे बड़ा घर है, और सबसे बड़ी फैमिली भारतवर्ष की वही है, जो कि 550 लोगों के साथ वर्तमान समय में 545 लोग, 543 लोग वर्तमान समय में, अधिकतम 552 थे, 550 हो गए, इंडियन खत्म कर दिए गए अभी तक की जो स्थिति है। तो सबसे 550 का एक सदन ये है, और 250 सदनों का 250 का एक राज्यसभा हमारा सदन। ये निर्णय लेती है कि किसके लिए क्या कानून बनाना है जो संसूची के विषय में शामिल है। और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा परिवार है वो राज्य का पार्लियामेंट है, यानी कि जो हमारी विधानसभा है और विधान परिषद। 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है, यानी विधानसभा की हम बात करें कि जो विधानसभाएं हैं वो हमारे दूसरे परिवार है। और तीसरा हमारा घर का अपना परिवार होता है, और बाकी हमारा सामाजिक रूप से जो परिवार है उस तरह से। तो 3 परिवार हमारे हैं, और खास तौर से 3 कानून हमारे लिए बनाते हैं। ध्यान रखना इसको। एक हमारा परिवार हमारे लिए कानून बनाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जाना है कि नहीं जाना है, होना है कि नहीं होना है, कानून ये बनाता है। दूसरा हमारा स्टेट बनाता है, जो राज्य सरकार, जिसमें इसमें योगी जी महाराज हैं, और उन्हीं की योजना के तहत देखो परिवार ने सोचा कि इन बच्चों को आर्थिक रूप से जितने भी कमजोर बच्चे हैं सबको यूपीएससी की तैयारी कराओ। उन्होंने देखो कर दिया, जैसे मम्मी पापा हमारा फीस देके कराते हैं वैसे करा दिया, परिवार कराया ना। एक फैमिली ये है जो निर्धारित करती है हमारा। दूसरा हमारा केंद्रीय फैमिली होती है, वो निर्धारित करती है मोदी जी। ये है। अब सीमा को नागरिकता दें कि ना दें, ये कौन फैसला करेगा? कौन? छोटा परिवार कि बड़ा परिवार? बड़ा परिवार करेगा, क्योंकि उसी का विषय हमारा, मोदी जी का विषय ये। मोदी जी मतलब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, इस नाते मैं नाम बार बार ले रहा हूँ उनका। तो वो सबसे बड़ा निर्णय लेते हैं हमारा।
कि वो क्या करना है, तो उसको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, कितने दिन रहेगी कितने दिन नहीं रहेगी, बाकी लोगों से पूछने से कोई मतलब नहीं। आप सभी लोग कहते रहिए रहना चाहिए, आप कहते रहिए जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करेगी हमारी नागरिकता से संबंधित जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन के दायरे में अगर आती होंगी तो रुक सकती हैं। हमारे यहाँ कोई इमोशनल कार्ड नहीं चलता, इमोशनल कार्ड नहीं चलता यहाँ पर। ये थोड़े इंसान थोड़े नहीं कि मतलब इमोशनल कार्ड कागजी कार्रवाई सर लीगली है कि नहीं। वो फिल्मों में देखा होगा ना, चाकू कोई और मारता है, हीरो जाके निकालने लगता है, तो सबूतों के गवाहों के आधार पर हीरो गया, है ना, हीरो गया। तो जो एविडेंस होते हैं उसी के आधार पर, जो तर्क हमारे संविधान में जो बंद किए गए उन्हीं के आधार पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो ये परिभाषा खंड है, इसमें ही उपखंड, देखो इसमें ही उपखंड, इसमें भी उपखंड है, उपखंड 24 और 25, उपखंड 24 उपखंड 25, ठीक है। ये 24 और 25 दो उपखंड है। इसमें एससी की परिभाषा दी गई है और इसमें एसटी। क्लियर है? चलिए थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। परिभाषा खंड है जिसमें उपखंड, परिभाषा खंड है जिसमें उपखंड 24 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, 24 के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। 24 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। इतनी बात समझ आए बेटा? बोल दीजिए कुछ थोड़ा। यानी कि अनुच्छेद 366 जो हमारा कह रहा है, जबकि हमने बताया क्या 330 से 342 में ही अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान किया गया। लेकिन हम लोग चले आए कहाँ 366 पे, क्योंकि 366 डिफाइन करता है, परिभाषा करता है और उसमें ये बताता है वो कि भाई कौन होगा अनुसूचित जाति, कौन होगा अनुसूचित जनजाति, वो परिभाषित करता है। और उसी के आधार पर बेटा किसी को शामिल किया जाता है और किसी को हटाया जाता है। क्लियर है? ये चीज है, जो उसके दायरे में आएगा तो सरकार चाहे तो उसको अपने मतलब उसमें शामिल कर सकती है ना, क्योंकि सामाजिक स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? जैसे आप सभी लोग अधिकारी बन जाइए तो आपके घर में गरीबी रह जाएगी, जो साइकिल अभी घर में पड़ी हुई है वो साइकिल मोटरसाइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी, कार में कन्वर्ट हो जाएगी, कार में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी ना, यानी स्थिति बदल जाएगी। और जो घर में चूना लगा होगा तो डिस्टेम्पर और टायर्स और मार्बल और ये सब ऊपर परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि आर्थिक स्थिति में परिवर्तन। और समाज में जब जाएंगे, कभी नमस्ते करता आप लोग रोड पे, और एक आइए सो करके आप पैदल जाइए, पीछे सो के पैदल जाइए, ऐसे अरे भैया आइए चलेंगे क्या, पूछने वाले बोलेंगे ना। और कहीं जाएंगे दुकानदार में तो बैठने के लिए बड़ा रिस्पेक्ट देंगे लोग। तो सामाजिक स्थिति भी परिवर्तित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो वो आइए सो जाए, आइए हो जाए, उसकी सामाजिक स्थिति बहुत बदल जाएगी, है ना। तो उसी के हिसाब से परिवर्तन जो भी चीज सुनिश्चित। चलिए इतनी बात समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अनुसूचित जातियां किन्हें कहे जाएंगी, तो लेख लिखिए, सब लिखिए अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 341 लिखिए, अनुच्छेद 342, पहले 341 लिखिए, अनुच्छेद एक हेडिंग करिए, अनुच्छेद 341, ठीक है। देखिए लिखिए, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त,
यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 341 में लिखेंगे आप, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह यानी राष्ट्रपति कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर किसी जाति, मैं भी समझा भी दूंगा, आप लिख लीजिए पहले, यह संविधान राष्ट्रपति को यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार देता है, प्रदान करता है कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर किसी जाति, मूल वंश, जनजाति या उनके भाग को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट, स्पेसिफाई जिसे कहते हैं, विनिर्दिष्ट, ऐसी स्पेसिफाई यानी निर्धारित कर देगा वो कि ये होगा, ये अनुसूचित जाति होगा। अभी लिखिए तो बता देते हैं आपको आगे। विनिर्दिष्ट कर सकता है, क्लियर है? कुछ है ही नहीं है इसमें, सबको समझ में आ गया होगा? नहीं है? कितना है? पूरा? अरे बोल दो यार, बोलने से क्या होता है ना, ऊर्जा आती है और युवाओं के अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। जो नहीं बोलता है वो युवा नहीं है। अब ये मान लेंगे वृद्ध हो चुका, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए देखो 41-42 कुछ नहीं है, बस इतना है। 41 ये कहता है कि भाई ऐसा है ना, राष्ट्रपति चूंकि हमारे पापा कौन है, बाबा कौन है? राष्ट्रपति, बाबा, बड़े बड़े फैमिली के बाबा, और राज्य में राज्यपाल पटेल मैडम, आनंदीबेन पटेल, सही गलत? ये है दादी, तो दादी की उम्र की भी है भाई यार, है ना? तो ये लोग क्या करते हैं, देखो इन लोगों को पावर है, राष्ट्रपति को अगर लगता है, अब देखो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में। yes, किसी राज्य में 28 में से किसी राज्य में या 8 केंद्र शासित प्रदेश में से किसी प्रदेश में अगर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि ये जो है उसके अंतर्गत हमारा अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है, दोनों समझो एक साथ में, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है और ये अनुसूचित जाति में इसको रखना चाहिए, इसकी सामाजिक स्थिति इस तरह की है, आर्थिक स्थिति इस तरह की है इसकी, इसको इसमें रखना चाहिए, तो वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से, और केंद्र शासित प्रदेश होगा तो किससे? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनसे कंसल्ट करेंगे और उसके बाद आदेश जारी कर देंगे कि आज से आप लोग अनुसूचित जाति हैं, चलिए। और इसी तरह से 342 में भी कहा गया है, वो अनुसूचित जनजाति के लिए कहा गया, यानी राष्ट्रपति संबंधित राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर से कंसल्ट करके किसी भी जाति को अनुसूचित जाति और किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। यहाँ घोषित करने की बात है, आगे भी पढ़ेंगे, हटा भी सकता है, निकाल भी सकता है, अनुसूचित जाति में आप नहीं, क्लियर है? तो यहाँ पर 341 कह रहा है किसी को, जैसे मान लो ये पूरा भारतवर्ष है और एक लाइन एक राज्य है और एक जो सीट बैठे हैं उनको टेरिटोरियल प्रदेश मान लो आप, संघ राज्य, ठीक है? अब इसमें से मान लो किसी को बनाना है, आपको लगता है कि इस जाति को कर देना चाहिए, हम राष्ट्रपति हैं,
तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से हम कंसल्ट करेंगे, बातचीत होगी और उसके बाद में फिर इसको हम बना लेंगे। क्लियर है? तो ये बनाने की प्रक्रिया थी, बस इतनी सी बात है, याद हो गया होगा। चलो 42 में देख लो, वही चीज़ें हैं जो बताई मैंने। लिखोगे कि रहने दें? रहने दें, बहुत सही, वेरी गुड। तो ये अनुसूचित जनजातियों के लिए हो गया, ठीक है। और एक बात जान लो, थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई अनुसूचित जाति अगर किसी जनजाति को बना, कोई किसी को बनाएगा, ध्यान सुनो बेटा बात, कोई अनुसूचित जनजाति बनाएगा, एक राज्य मान लो उत्तर प्रदेश में ले लेते हैं, ठीक। अब उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को ले लें या उत्तरी हिस्से को ले लें, मान लो थारू जनजाति, थारू हमारे यहाँ क्या है ना, अनुसूचित जनजाति है थारू। तो किसी राज्य के किसी एक वर्ग में कोई अगर जाति जैसे मान लो थारू, तो वो पूर्वी उत्तरी हिस्से में अगर हमारे हिमालय क्षेत्र में रह रही है, मान लो थारू वहाँ भी रह रहा है, तो मान लो किसी लखनऊ में भी रह रहा है थारू, और बहुत बड़ी संख्या में है मान लो, या किसी और किसी मतलब जिन जनपद के क्षेत्रों में मान लो मैदानी एरिया में रह रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जगह के लोग, ध्यान समझिएगा, कोई जरूरी नहीं कि दोनों जगह के लोगों को अनुसूचित जनजाति के दायरे में रखा जाए। हो सकता है कि किसी एक वर्ग को अनुसूचित जाति में रखा जाए, मतलब उस वाले क्षेत्र के विशेष के रहने वाले, अगर डोमिसाइल वहाँ की आपकी है तो माना जा सकता है, और किसी एक दूसरी जगह पर उसी राज्य में रह रहे हो और वो वर्ग आरक्षित नहीं किया है राष्ट्रपति महोदय ने, तो आप उस वर्ग में उसके हकदार नहीं हो सकते। जैसे आप लोगों ने ओबीसी में देखा होगा क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जो जिनकी इनकम 8 लाख से कम वाले हैं वो लोग आरक्षण का लाभ पाते हैं ओबीसी का, जो नहीं होते हैं वो जनरल में फाइट करते हैं, जनरल कैटेगरी के माने जाते हैं। इसी तरह जनरल कैटेगरी के हमारे भाई बहन जो हैं उनको क्या है ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में भी कर दिया गया है, तो उनको उधर का लाभ मिलता है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन किया गया ये चीज़ें, तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसमें आयोग ने पूछा है इस तरह से क्वेश्चन में कि कोई जनजाति किसी राज्य में केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है, ये सही है, मतलब ये घोषित की जा सकती है। ऐसा नहीं किसी कोई जाति है मान लो अनुसूचित जनजाति है और पूरे राज्य के लिए वो अनुसूचित जनजाति नहीं हो सकती, एक क्षेत्र के लिए हो सकती है, तो ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है ना। अब चलो थोड़ा सा इसमें हम लोग बात कर लेते हैं इनके थोड़ी सी सुविधाओं के बारे में। सुविधाओं के लिए जो अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ उनको क्या फैसिलिटीज मिली हैं, है ना। तो अनुच्छेद 330 और 332 की बात कर लेते हैं हम लोग। अब आ जाइए हम लोग मूल अनुच्छेद अपने आगे अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 330 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों को बेटा कहाँ आरक्षण की बात करता है, लोकसभा में, और लोकसभा में आरक्षण की बात करता है हमारे। और 332 जो है वो कहाँ करता है प्रोविजन, हाँ ये कह रहा है, ये कह रहा है लोकसभा में, और ये क्या कह रहा है विधानसभा में आरक्षण। सीधे रिजर्व का मतलब बेटा क्या होता है, आरक्षित सीटें आरक्षित का मतलब है ना। तो अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्या कहता है दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दोनों के लिए बात कह रहा है। एससी और एसटी के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, राज्यसभा में भी सीटें आरक्षित हैं। क्या समझ में आएगा किसकी बात हो रही है, एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी की बात हो रही है। ये 332 के तहत जो है जितनी भी राज्य हैं, जितने भी राज्यों में विधानसभाएं हैं, और जो 2 टेरिटोरियल प्रदेश आपके हैं, एक आपका पुदुचेरी है, दूसरा दिल्ली है, जहाँ पर विधानसभाएं हैं, वहाँ की विधानसभाओं में ये अनुच्छेद 332 के तहत, मैं विधानसभा की भी बात कर रहा हूँ, कि सभी को आरक्षण देना होगा। यानी आरक्षण की जो भी सीटें निर्धारित हैं, अभी कितनी है उसके बारे में आगे बात करेंगे, वो सीटें रिजर्व हैं, उस पर उस कैटेगरी का ही बंदा चुनाव लड़ेगा। क्लियर है, तो इस तरह से चुनाव होगा, है ना। 332 विधानसभाओं में एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था देता है, ठीक है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की बात करता है। क्लियर है।
ओके, और कोई बता सकता है कितनी सीटें अभी मैंने जो बताई हैं? कितनी? 84। जी हाँ, तो इसके तहत जो आपकी सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा, दोनों जगह की बात होगी बेटा, दोनों जगहों में 84 सीटें, मतलब जो है अगर बात में लोकसभा की तो पहले संख्या बता दे रहा हूँ। 47 आपकी जो है वो ये एससी के लिए 84 है, एसटी के लिए 50 सीटें रिजर्व है। कितने में? 543 सीटों में। अधिकतम कितनी सीटें पहले बार करती थी? 552, लेकिन इन्होंने को हटा दिया गया तो 550। लेकिन चुनाव होता था कितने पे? 545 पर चुनाव होता था, लेकिन चुनाव हुआ कितने पे? 543 पे। फिर 543 के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। आगे 2036 के बाद परिसीमन होगा, 2026 के बाद। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। निर्वाचन आयोग हम लोग अगर पढ़े होते तो वहाँ पर हम लोग इसको देखते। निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था करी है कि भाई ऐसा है कि जो आरक्षण का प्रावधान है, अभी आपने देखा नई संसद बन गई, उसमें सीटों की बात सुनी थी किसी ने, सीटें की संख्या बढ़ गई है और बैठने की ज्यादा जगह है। तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कभी कि क्या करेंगे ज्यादा सीट जब इतने लोग हैं? जैसे मान लो इसी कमरे को तोड़ के और सीट बढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब और लोग भी बैठ सकते हैं, आ सकते हैं। भारत की जनसंख्या घट रही है दिन प्रतिदिन ना, और हमारे यहाँ लोकसभा की सीटों में किसके आधार पर है भाई? जनसंख्या के आधार पर है। ये बढ़े रहेंगे, बढ़ते चलो, पूरी दुनिया को पिछाड़ दिया। क्यों पिछड़ गया? पता नहीं किसको पिछाड़ेंगे तो इसका आगे निकल गए। अब जब आगे निकल जाएंगे तो प्रतिनिधित्व को भी बंटवारा होगा, है ना। सीटें रिजर्व हो जाएंगी, 10-10 लाख, 20-20 लाख, आगे जाके 50-50 लाख पे होगी। इसी नाते सांसद विधायक किसी को समझते नहीं है, मूली घास हो जाते हैं सब पब्लिक। किसी समझते हैं क्या? इतनी पॉपुलेशन किसको याद करें? हाँ? इसी नाते प्रधानों को सब पकड़ लेते हैं, प्रभावशाली लोगों को पकड़ लेते हैं, उन्हें चुनाव लड़ते हैं, उन्हें जीत जाते हैं। तो आप लोगों को अगर अपनी वैल्यू बनाने तो प्रधानी क्यों लड़िए? अगर इस पार्लियामेंट के परिप्रेक्ष्य हम लोग देखें, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग प्रधानी क्यों लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, उनके घर वाले भी उनको वोट नहीं देंगे, घर में भी सेजमारी हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जमानत जब्त हो जाती है। टीएन सेशन हो जाए, टीएन सेशन के बारे में बताते हैं। टीएन सेशन जब थे तो टीएन सेशन के दौर में क्या किया गया? हालांकि 1989 में भी 6 महीने के लिए, अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के लिए जो है चुनाव आयोग बहुसदस्यीय किया गया था, 2 सदस्यीय कर दिया गया। टीएन सेशन के समय में क्या किया गया था कि पहले चुनाव आयोग अकेले हुआ करता, सिंगल। अब ये सरकार ने क्या किया कि भाई उनके 2 और हेल्पर लगा दिए, 2 और सहयोगी कर दिए। मतलब अभी जैसे इस समय क्या होते हैं, एक चुनाव आयुक्त होता है और 2 सहायक आयुक्त होते हैं, ठीक है, जिन्हें चुप इलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और अब जब कोई निर्णय लेना होता है तो बहुमत में लिया जाता है, मतलब 3 लोगों के, एक चुनाव आयुक्त और शायद 2 उनके सहयोगी। और अब जब भी इलेक्शन कमीशन कोई निर्णय लेता है तो बहुमत के आधार पर। ये बात टीएन सेशन को पसंद नहीं आई, वो न्यायालय चले गए। वो न्यायालय चले गए, साहब ये तो बहुत बदमाशी हो गई, खिलवाड़ हो गया, मेरे साथ अन्याय हो गया, ऐसा वैसा चल नहीं पाएगा। तो न्यायालय ने कह दिया भाई देखो ऐसा हम कुछ कर नहीं पाएंगे, राष्ट्रपति का अपनी पावर है, चले आए वो उठा के, गुस्सा आ गए, चुनाव लड़ गए, राष्ट्रपति का क्या हो गया? हार गए। क्योंकि जन नेता होना और पब्लिक, मतलब जो है जन नेता होना और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होना, दोनों में दोनों। इसी नाते जोर दिया जाता है कि अगर अधिकारी बनिए तो लोग सड़कों पे आ जाए ट्रांसफर की स्थिति में, रोने लगे लोग, समाज कल्याण अधिकारी यहाँ से जाए तो आप चिल्लाने लगो, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। नहीं सर आप जा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? मतलब मेरी बात समझ रहे हो ना? यानी सरकार की योजनाओं को इतना बढ़िया तरीके से क्रियान्वित कर दिया, मजा आ गया। दूसरा कोई आएगा शायद इतना बढ़िया क्रियान्वित नहीं करेगा, तो पता चला रुला दिया आपको, तो फिर नहीं हो पाएगा। यानी कि जो सिविल सर्वेंट होता है वो पब्लिक के लिए काम तो करता है, ड्यूटी तो पूरी पब्लिक के लिए करता है, लेकिन नेता कितना पॉपुलर नहीं हो पाता। अब पूछो क्यों नहीं हो पाता?
नेता किसी के लिए कितना काम करता है? बहुत काम करता है? मुझे नहीं लगता बहुत काम करता। बहुत काम करता हो तो आजकल की सड़कें जन्नत होती। कितने शासन के अध्यक्ष आए चले गए, बेटा ही रह गया। तो हर अध्यक्ष आया होगा तो कहेगा मैं यहाँ को गड्ढा से मुक्त करूँगा। अभी तक हुआ क्या? 20, 25, 50 सालों में आधा भरा है। मुझे लगता है पहले कमर बराबर रहा होगा गड्ढा, भरते भरते यहाँ तक आया। लेकिन आने वाली 3, 4, 5 जनरेशन में भर जाएगा, इसका वादा। कोई भरे ना भरे ऐसे ही भर जाएगा वो। तो जो पब्लिक सर्वेंट होता है, पब्लिक सर्वेंट की जो खासियत है वो जन उपयोगी कार्यों में जो संलिप्त होते हैं वो काम बहुत अच्छे से हो पाता है, और जो नहीं संलिप्त होते वो काम नहीं होता। तो ये कुछ व्यवस्था थी आपकी, यहाँ तक की बातें थी। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके आर्टिकल 335 के लिए सेवा और पदों के लिए दावे जो किए गए उसमें भी बात कर लेते हैं। अच्छा चलिए इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के आर्टिकल 338 लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आर्टिकल 338। इसमें क्या कहा गया है लिख लीजिए, टाइम हो चुका है। के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आप लोग लिख रहे हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने, एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। किया गया था 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा, 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन कर, अनुच्छेद 338 में संशोधन कर SC/ST वर्गों के लिए, SC/ST वर्गों के लिए SC/ST वर्गों के लिए एक 7 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग, 7 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित करने का प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति द्वारा गठित करने का प्रावधान किया गया। जिसमें एक अध्यक्ष, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य होते थे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य होते थे। देखो अनुच्छेद 338 क्या कह रहा है बेटा, एक आयोग, एक कमीशन के गठन करने की बात कहता है। और देखो शुरुआती दौर में क्या हुआ, ये तो कहा गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा। इस समय देखो सरकार क्या कह रही है, यूसीसी लाने के लिए हो रही है बात ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता,
है ना। तो हमारा देश आज़ाद हुए तो 75 ईयर हो गए, 75 साल हो गए, अभी तक तो नहीं लागू हुआ। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत समय के साथ जो डिमांड होती है उससे सरकार सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए BPSP को लागू करती है। उसी तरह से बेटा ये जो हमारे प्रोविजन संविधान में दिए गए थे उसमें 1990 में जो 65वां संविधान संशोधन किया गया उसके तहत सोचो देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद 1990 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कमीशन गठित किया गया और तब गठित जब किया गया तो दोनों एक साथ किए गए। 65वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, एक 7 सदस्यीय जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष 5 सदस्य 7 सदस्यीय एक कमीशन का गठन किया गया जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करेगा। अब कैसे करेगा ये आगे पढ़ेंगे कि उसका संरक्षण करेगा ये, ठीक। लेकिन आगे चल करके 2003 में 89वां संविधान संशोधन कर दिया जाएगा, 89वां 2003 में संविधान संशोधन किया जाएगा और उसके तहत अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति से आयोग से डिफर कर दिया जाएगा। क्या मैंने बताया, 65वां संविधान संशोधन, ये सब याद कर लीजिएगा। 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया जिसके तहत SC ST आयोग का गठन किया गया। इसका आयोग का गठन किया गया जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और एक होगा आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक में लगाएंगे तो एक ही होता है और 5 सदस्य, ठीक है। तो कुल 7 सदस्य आयोग पर कब का 65वें संविधान संशोधन के द्वारा, फिर 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में किया गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि SC के लिए अलग और ST के लिए अलग आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। ST के लिए अलग आयोग का। अब इसमें क्या किया गया, सदस्य की सदस्य संख्या जो है जो 7 हुआ करती थी वो कर दी गई 5, इसमें भी 5 इसमें भी 5। मैंने क्या कहा ये सदस्य संख्या, तो जब 5 घटी तो एक अध्यक्ष हो गया और एक क्या हुआ अध्यक्ष और एक और बाकी 3 क्या हुए 3 सदस्य हुए। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सेम वही फॉर्मूला वर्क करेगा, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष 3 सदस्य। क्लियर है। तो अभी पूछे कितने कमीशन में कितने सदस्य हैं, तो 5, एक अध्यक्ष है एक उपाध्यक्ष है और 3 सदस्य। कब हुआ 89वां 2003। क्लियर है। तो मुझे लगता है आज इतना ही रहने तो समझ में आया बच्चों, पढ़ के आइएगा तब आगे और चलेगा।